मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th में विषय अर्थशास्त्र में चैप्टर 4 पढ़ेंगे और उसका नाम है पूर्ति। पूर्ति को हम इंग्लिश में भी कहते हैं सप्लाई। ठीक है, तो जैसे कि हमने चैप्टर 3 पढ़ा मांग, तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति ये दोनों पॉइंट्स या दोनों मुद्दे या दोनों ये जो शब्द हैं एक ऐसे हैं कि जो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। अगर आप सभी लोगों ने मांग के बारे में पढ़ा है, यदि आप मांग के बारे में जानते हैं तो उसके साथ साथ में पूर्ति के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आइए पढ़ते हैं सबसे पहले प्रस्तावना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि जो बाजार आधारित अर्थतंत्र होता है उसमें मांग और पूर्ति दोनों महत्वपूर्ण परिबल है। जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया कि अगर आप लोग मांग के बारे में जानते हैं तो मांग के साथ साथ आपको पूर्ति की भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमारा अर्थतंत्र है उस अर्थतंत्र में मांग और पूर्ति दोनों देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मांग और कीमत के बीच कैसा संबंध होता है, व्यस्त संबंध होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो मांग कैसी होती है, घट जाती है। ठीक है, आपने कैसा देखा था, व्यस्त संबंध। अगर प्राइस क्या हो रही, घट रही है तो मांग क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। हमने देखा था कि मांग और कीमत के बीच व्यस्त संबंध है। लेकिन अगर हम पूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा कि अगर मांग और कीमत के बीच व्यस्त संबंध है तो कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध है? तो कीमत और पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है। क्यों? अगर मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, पूर्ति को बढ़ा देते हैं। क्यों पूर्ति को बढ़ाएंगे? कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस ज़्यादा है तो लोग लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, या जो उत्पादक होता है या जो उत्पादन करता होता है वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करता है, पूर्ति को बढ़ा देता है। तो पूर्ति और कीमत के बीच कैसा संबंध है, सीधा। अगर इसमें कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पूर्ति को हम सप्लाई कहते हैं, इसलिए हम सप्लाई को एस से दर्शाते हैं। जिस तरह से मांग को हम क्या कहते थे, डिमांड कहते थे, तो डिमांड को हम डी से दर्शाते थे। ओके, इसी तरह से अगर मान लीजिए पूर्ति और कीमत के बीच हमें सीधा संबंध देखने को मिलता है तो उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है, और अगर प्राइस घट रही है या कीमत घट रही है तो सप्लाई क्या हो रहा है, घट रहा है। इस तरह से में पूर्ति और कीमत के बीच क्या होता है, व्यस्त संबंध देखने को मिलता है। उसके बाद में वस्तु की मांग में परिवर्तन और वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि वस्तु की मांग में परिवर्तन कब होगा, जब वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाता है, घट जाता है। अलग अलग वस्तु की कीमत पर वस्तु की मांग कैसी होती है, अलग अलग होती है। उसी तरह से अलग अलग वस्तु की कीमत पर वस्तु की पूर्ति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग वस्तु की कीमत से पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने कहा आप लोग को कि अलग अलग प्राइस पर वस्तु की मांग अलग अलग होती है, उसी तरह से अलग अलग कीमत पर वस्तु की प्राइस भी अलग अलग होती है। अब हम पढ़ते हैं कि पूर्ति और जत्थे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो पूर्ति और जत्थे का अर्थ समझने से पहले इसमें और भी अन्य शब्द हैं, जैसे उत्पादन है, पूर्ति किसे कहते हैं, जत्था किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के भी बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन, कि हम उत्पादन किसे कहते हैं। तो उत्पादन और उत्पादक ये दो अलग चीज़ें हैं। उत्पादक कौन, जो वस्तु का उत्पादन करता है व्यक्ति होता है वो उत्पादक कहलाता है, और वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो देखिए, उत्पादन का अर्थ है कि निश्चित समयावधि में उपलब्ध साधनों के द्वारा, उपलब्ध साधन कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमारे उत्पादन के साधन होते हैं, जमीन है, पूंजी है, श्रम है, नियोजक है, ये सब क्या है, उपलब्ध, ये सब साधन है उत्पादन के। ठीक है, तो एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए, और एक निश्चित समयावधि में हमारे पास जो भी साधन है, जरूरी नहीं कि जो 4 साधन है वो चारों साधन होने चाहिए, उनमें से जो भी उपलब्ध साधन है उन साधनों के द्वारा जितने प्रमाण में वस्तु का नवसर्जन हो तो वह उत्पादन कहलाता है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास में जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, तो वो क्या है, उत्पादन का साधन है। निश्चित समय हम बताते रहे कि जैसे वर्षा ऋतु का समय या बारिश का समय है, उस टाइम पे वो एक निश्चित समय हो गया, और जो उपलब्ध साधन मतलब मान लीजिए जमीन हो गया, तो एक निश्चित समय में जो हमारे उपलब्ध साधन है जमीन, उस जमीन में जो नए वस्तु का सर्जन किया जाता है, जो नए वस्तु का नवसर्जन होता हो या नई वस्तु का उत्पादन होता हो तो वो क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ति के बारे में। तो देखिए, निश्चित समयावधि में उत्पादक उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता है तो उसे हम पूर्ति कहते हैं। मतलब कि एक निश्चित समयावधि होनी चाहिए, और उसमें भी जो उत्पादक है, जिसने वस्तु का उत्पादन किया है वो उत्पादक कहलाएगा, और वो क्या कर रहा है, उसके पास में जो भी उत्पादन की हुई वस्तु है उस वस्तु को बेचने के लिए अगर उसकी इच्छा है, शक्ति है और तैयारी है, तभी वो क्या कहलाएगा, पूर्ति कहलाएगा।
मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास में 500 मान लीजिए 500 जूते की सेट है, ठीक है। तो अगर वो 500 उसके पास क्या है, जूते का सेट है, लेकिन वो 500 में से कितनी बेचने की तैयारी दर्शा रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा है उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता है। उत्पादन कितना उसके पास में, मान लीजिए कोई 500 जूते का सेट है, ठीक है। अब अगर ये 500 के 500 बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता हो तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ति। लेकिन अगर ये 500 में से अगर वो 300 या 200 ही बेचने की तैयारी दर्शा रहा हो, ठीक है, पूरा टोटल कितना उसके पास में 500, लेकिन अगर वो 500 के 500 बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाएगा तो वो पूर्ति कहलाएगा। लेकिन अगर वो 500 में से ये 200 ही बेचने की तैयारी दर्शा रहा है, उसकी तैयारी भी है, उसकी इच्छा भी है और उसकी शक्ति भी है, तो सिर्फ ये 200 ही क्या कहलाएगा, पूर्ति कहलाएगा। भले उसके पास में 500 है, लेकिन वो पूर्ति कितनी कहलाएगी, 200 की। उसके बाद में थर्ड है कि वस्तु की कुल विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण क्या कहलाता है, जत्था कहलाता है। कि जो वस्तु की कुल विक्रय इकाई है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ ऊपर एग्जाम्पल दिया कि 500 जूते हैं, तो क्या वस्तु की कुल विक्रय इकाई है, क्या है, कुल विक्रय इकाई 500 है, तो वो जत्था कहलाएगा। उसमें से हम जितना बेचने के लिए तैयार होते हैं वो पूर्ति कहलाता है। तो बस आज आप लोगों ने क्या देखा, पूर्ति। पूर्ति में हमने देखा कि पूर्ति किस तरह से हमारे अर्थतंत्र पर असर करती है, मांग और कीमत के बीच कैसा संबंध है, कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध है, मांग और कीमत किस तरह से परिवर्तन होते हैं या किस तरह से बढ़ते घटते हैं, और कीमत और पूर्ति किस तरह से बढ़ती घटती है। फिर उत्पादन, पूर्ति और जत्थे के हमने अर्थ समझे आज। बस आज आपको इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।